अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ उसमें ये मौक़िफ़ इस्टेब्लिश किया गया कि ये 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसलिए उसे नहीं माना जाएगा। और इस सिलसिले में काबीना और आपके हुकूमत और काबीना पहले ही इसे मुस्तरद कर चुकी है, तो गोया कल इत्तेहादी जमातों ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। अब जो अगला स्टेप होने वाला है, जो मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह मैं बातें सुन रहा हूँ, कि ये पार्लियामेंट से करारदाद पास कराएंगे और इस फैसले को रद्द कर देंगे। तो गोया जब पार्लियामेंट जब आपके करारदाद पास करेगी और इस फैसले को रद्द करेगी, तो ये तासुर आएगा कि हुकूमत ने भी, काबीना ने भी, इत्तेहादी जमातों ने भी और पूरी पार्लियामेंट जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, जितने भी मेंबरान, वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने इसको रद्द किया। हो सकता है कि पार्लियामेंट के साथ ये सेनेट से भी कोशिश करें कि इसको पास करा दें, इस करारदाद को। तो गोया ये एक जवाब पैदा होगा कि पार्लियामेंट ने आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अब किसको, वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करेगी, काबीना को डिस्क्वालीफाई करेगी, पूरी पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करेगी, क्योंकि जाहिर है कि फ़ैसला जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक बात और आपके नोटिस में ज़रूर लाऊंगा, वो ये है कि देखें, अदालतें जो होती हैं ना, वो फ़ैसला तो देती हैं, लेकिन उन फैसलों को अमल दरामद जो है वो हुकूमत या इंतज़ामिया का काम होता है। बेशतर इदारे जो हुकूमती इंतज़ामी इदारे हैं, वो हुकूमत के अंदर में होते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हुकूमत के अंडर में नहीं है। सूबाई केयरटेकर ने कहा कि जी हम इलेक्शन की कराएंगे, वो भी फेडरल हुकूमत के अंडर में नहीं है। लेकिन जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के ज़ेरे असर है। तो इसलिए 10 अप्रैल को इस बेंच ने फाइनेंस सेक्रेटरी को भी बुलाया है और डिफेंस सेक्रेटरी को भी, और फाइनेंस सेक्रेटरी को ज़्यादा बुलाया है कि जी वो बताए कि पैसा किस तरीके से दिया जाएगा इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि पैसा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी मनी में हम कैसे करेंगे, आपकी बात तो हमने मान ली है, लेकिन हमें ये सब चीज़ चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये काम भी कर रही है कि वो इनको बुलाकर इनसे चीज़ें लेकर पाबंद करके हो रही है। हालांकि उसने फेडरल हुकूमत को भी ऑर्डर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की इन 3 रुकनी बेंच ने, जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो फेडरल गवर्नमेंट की नीचे फाइनेंस है, आया फाइनेंस का सेक्रेटरी जाता है या नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो उसका क्या स्टेटमेंट होगा, आया वो ये कह सकता है कि हुकूमत, मैं अकेले तो रिलीज़ नहीं कर सकता, हुकूमत अप्रूव करेगी, काबीना अप्रूव करेगी तभी होगा। और ये बात राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हम किसी इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानते हैं, ना हम उसके ताबे हैं। अगर पार्लियामेंट ने हुक्म कर दिया तो फिर ठीक है, पार्लियामेंट ने अगर मना कर दिया तो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया है कि किसी एक इंडिविजुअल पर यह मसला ना आए, किसी एक ग्रुप पर यह मसला ना आए, बल्कि इस मसले को मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में लाया जाए। और ये तासुर भी सामने आए उन 3 रुकनी बेंच के कि आप जो आपका इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ऑलरेडी 9 जजेस, मैं 9 जजेस कहता हूँ, लोग 13 कहते हैं, 12 कहते हैं, इन 4 को हटा के, क्योंकि टोटल 15 जजेस हैं। कहा जाता है कि 15 जजेस हैं, 17 को काउंट इस तरह से करते हैं कि जी वैकेंसी है, लेकिन जो 9 जजेस हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो बड़े जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, वो एक अलग तरफ खड़े हुए हैं। और ये 4 जजेस और चंद जूनियर जजेस को मिलाकर ये फैसले दे रहे हैं, लेकिन असल में 3 या 4 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के साथ, 3 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के साथ बिल्कुल एक बेंच बने हुए हैं, और सारे अहम तरीन फैसले यही बेंच करते हैं, और इन्होंने ये फैसला किया। अब ये बात भी आ रही है कि अगर हुकूमत ने 63A के हवाले से उस वक्त उनकी
जो एडवाइजरी जुडिक्शन थी और उन्होंने एडवाइस दिया था, अगर उसको रद्द कर दी हुकूमत तो उसके पास कानूनी जवाज़ ये भी था कि ये एडवाइजरी जुडिक्शन के तहत सदर ने एडवाइस मांगी थी, जो फेडरल गवर्नमेंट इसकी पाबंद नहीं है, तो चुनांचे वो फैसला नहीं है, या तो फिर इस को फैसला किया जाए। तो वो उस वक्त हुकूमत ने माना वो उसकी कमज़ोरी थी, जिसका नतीजा आज हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। अब हुकूमत इन तमाम बातों को जो माजी में इस बेंच के हवाले से उसने गलती की, और कई गलती की है, जिसमें आइन शिकनी का केस भी है, जिसमें 2 जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट का भी है, जिसमें काजी फाइज ईसा के हवाले से भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इस सूरत हाल में हुकूमत का ये फ़ैसला है, सख्त फ़ैसला है, क्योंकि इसमें सुना है कि वज़ीर आज़म बहुत गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने इजलास गुस्से में किया है, वज़ीर आज़म के रिमार्क्स इस दफ़ा बहुत गुस्से में थे। तो हम जो एक सवाल उठा रहे थे कि वज़ीर आज़म भी क्या, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने तो वज़ीर आज़म को माजरत के साथ बिल्कुल ही बेवकूफ़ कर दिया है, जो ख़ास तौर पे 4-5 एडवाइज़र हैं उनको इतना डरा धमका के, और ये डराने धमकाने में वज़ीर आज़म का जितना कसूर नहीं है जितना उनके एडवाइज़र मुशीरों का है, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये वो। मैं बता चुका हूँ, इस पर मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। इसलिए करते हैं कि ना इनका दिल है, ना इनके पास कानूनी नुकात है, ना इनके पास विल है, ना, और ये वो वकील और लोग होते हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं। वो अदालत को भी सेटिस्फाई करते हैं, हुकूमत में प्रोटोकॉल भी लेते हैं और डराते भी रहते हैं, और अदालत की आशीर्वाद भी लेते हैं ताकि कल जब वकालत करें तो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वकील नहीं होते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट चाहिए होती है आपके जजेस की, और जजेस फिर इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जैसे अमानुल्लाह किमरानी साहब हैं, जैसे इरफान कादिर हैं, जैसे और दूसरे वकील हैं, वो फेस वैल्यू से नहीं खेलते, वो अपने कानूनी दलाइल से खेलते हैं, उनकी विल होती है, जैसे कि अभी देखने को भी मिला। तो सवाल ये है कि हुकूमत का अब जो एक आज का इजलास है, उसके बाद शायद पार्लियामेंट में ये फ़ैसला हो, ये करारदाद आए कि ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला मुस्तरद किया जाता है। ऑलरेडी पार्लियामेंट की कानून साजी इसके ऊपर हो चुकी है, और वो सदर साहब ने दबा के बैठे हुए हैं, और जाहिर है इसमें तकरीबन 10-15 दिन वो दबा सकते हैं। ये वो जज है, ये वो शख्स है जो सदर बना हुआ है, जो हल्फ और आइन की मुसलसल तोड़ रहा है, और आपके दूसरी तरफ जो है वो आपके इमरान खान एक पार्टी की हिदायत पर छल्ला बना हुआ घूमता रहता है। माजरत के साथ ये उसका रवैया है, और ये सदर का रवैया नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट चाहे दोनों ऐवान तो इनके खिलाफ भी आपके इम्पीचमेंट का करारदाद टेबल कर सकती है। इतने लोग हैं, जब टेबल हो जाता है तो फिर सदर को अलग किया जा सकता है, और ये बहस फिर सेनेट में चलती रहे, पार्लियामेंट में चलती रहे। इस दौरान सदर बाहर चेयरमैन सेनेट को आप ये ओहदा देकर अपना काम चला सकते हैं। लेकिन पता नहीं है हुकूमत के पास ऐसी तजावीज़ देने वाले लोग नहीं हैं, या उनको नॉलेज है तो ये नहीं है, विल नहीं है, या वो डरते हैं। और इसी तरह उन्होंने हुकूमत को डरा के 10 महीना वो तमाम काम रोक दिया जिसमें बहुत कुछ हो सकता था। यानी आइन शिकनी का केस अगर उसी वक्त डाल दिया जाता इन्हीं जजेस के ऊपर, तो इधर आइन शिकनी जिन पर थी इमरान खान, आरिफ अलवी, असद कैसर, कासिम सूरी और फवाद चौधरी, उधर यही जजेस होते, 2 जजेस, ये 5 के 5 जजेस होते, तो दोनों का टकराव था। लेकिन हुकूमत को ये अकल नहीं आई, अगर उसी वक्त डाल देते तो ये फ़ैसला ऑलरेडी दे चुके थे इनके ख़िलाफ़, तो इस फैसले से ये पीछे नहीं हटते, चुनांचे इन पर आइन शिकनी का केस बन जाता। वो अलग बात है सज़ा होती ना होती, लेकिन केस बन जाता। और ये जब केस बनता तो इतने अंडर चले जाते ये, और ये अपने पीछे नहीं हट सकते थे चाहे जितने सपोर्टिव होते, क्योंकि फ़ैसला इन्होंने दिया था। लेकिन हुकूमत इस बेहतरीन खेल को खेलने से कासिर रही, और उसने कमेटी के ऊपर किया, और कमेटी इसको सुला दिया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की आती है, क्योंकि ये उनका डोमेन था कि वज़ीर आज़म को कन्विंस करते। बहरहाल अब जो मैटर है वो ये है कि वज़ीर आज़म बहुत गुस्से में है।
इत्तेहादी पार्टी उस पॉइंट को ले चुकी है, फेडरल हुकूमत और आपके काबीना जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस हो चुका है। 10 अप्रैल को इंतज़ामिया के ये सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के पास आते हैं, नहीं आते हैं तो क्या लेके आते हैं, और अगर वो अपने लेवल पर क्या ऐसे बयानात दे सकते हैं जब फेडरल गवर्नमेंट इस फैसले को मान ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके एम्प्लॉई हैं। तो ये एक बड़ा खुला खेल है। मैं 4-5 दिन दे रहा हूँ कि 4-5 दिन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो ये आएगी कि पार्लियामेंट इस केस को रिजेक्ट करेगी करारदाद के ज़रिए, फैसले के ज़रिए, और उस सूरत हाल में शायद जो इम्पॉर्टेंट एक और बात है, एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट, तो फिर क्या पूरी पार्लियामेंट को आप तौहीन अदालत देंगे, और दूसरा ये कि ये भी इत्तेहादियों में तकरीबन फैसला हो चुका है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए। अगर ये काम हुकूमत ने प्राइवेटली कर लिया, क्योंकि उधर तो सदर रोक देगा, अगर ये काम प्राइवेटली कर दिया तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका फ़ैसला करेगी और फिर चीफ जस्टिस में नहीं बैठेंगे और सीनियर जज जैसे काजी फाइज़ ईसा उसको प्रेजाइड करेंगे, और एक तरीके से एक्टिंग वो होंगे, और ये चीफ जस्टिस फोर्स लीव में उनको बाहर रखा जाएगा उस वक्त तक जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला ना आ जाए। यहाँ फिर जैसे ही रेफरेंस फाइल होगा चीफ जस्टिस फंस जाएंगे, टोटल फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे मवाद मौजूद हैं उनके मिसकंडक्ट के कि हुकूमत, लेकिन ये वही बात है कि वे लोग, और ये दो जो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर है इनकी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी जो इनके एडवाइज़र हैं, जो मुशीर हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग है। बिलावल साहब भी स्ट्रॉन्ग है, आसिफ जरदारी साहब भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और अब वज़ीर आज़म भी सुना स्टॉप है। लेकिन ये जो लीगल इनकी टीम है ये दोनों तरफ खेलना चाह रही है। देखते हैं कि ये सारी चीज़ तैयार हो चुकी है तो फिर चीफ जस्टिस फंस गए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।